हेलो। हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है रणधीर एजुकेशन में। हमारी ये क्लास जो है वो लाइव स्टार्ट हो चुकी है और हमने इसे अपने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दिया है। तो बाकी साथी लोग इससे जुड़ते रहें और यहाँ पर वीकली करंट अफेयर का हम एक सीरीज चला रहे हैं जो कि हर संडे आपको प्रोवाइड करवा दिया जाता है। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए हम आज जो है 9 जून से लेकर 15 जून 2025 यानी आज तक के इस लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और जानते हैं कि हमारे इस वीक के कौन कौन से महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं। उससे पहले हम जानेंगे यहाँ पर कि हमारा क्वेश्चन ऑफ द वीक क्या है। तो सभी लोग इस क्वेश्चन ऑफ द वीक का आंसर जरूर करेंगे। क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाली भारत की पहली दृष्टिबाधित महिला कौन बनी है। यह आप लोगों के लिए प्रश्न है और मुझे लगता है कि हमारे विद्यार्थी इसका आंसर बहुत आसानी से कर पाएंगे और जरूर इसका कमेंट भी करेंगे। तो इसको आप जरूर जवाब दीजिएगा। हमने यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा है वो एक महिला है, भारत की पहली ऐसी महिला बनी है जिसने कि पहली बार ऐसा किया है कि जो वो दृष्टिबाधित यानी ब्लाइंड होते हुए भी माउंट एवरेस्ट पर उसने फतेह हासिल की है। तो चलिए अब हम यहाँ पर पहला प्रश्न शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है आज का कि नार्वे चेस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है। तो 2025 में अभी नार्वे में संपन्न हुआ है, कंप्लीट ये हो गया है। तो ये खिताब किसने जीता है, सवाल ये है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो हम टाइम वेस्ट न करते हुए सीधे आपको आंसर बताएंगे जिससे को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपको होता हुआ चले। तो यहाँ पर अगर आपका आंसर अगर देखें तो यहाँ पर मैक्सन कार्लसन जो है, जो अभी हमारे भारत के डी गुकेश ने जिन्हें हराया है, वो नार्वे चेस टूर्नामेंट 2025 के खिताब के विजेता रहे हैं। वो पहले नंबर पर यहाँ पर उन्होंने इसे जीता है। अब आगे बात कर लेते हैं इसके बारे में कि ये जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं यही हैं जिनका नाम है मैक्सन कार्लसन। ठीक है, डी गुकेश आप ये देख रहे हैं, इन डी गुकेश ने इनको हराया था इंडिविजुअल। लेकिन टोटल टोटल अगर टूर्नामेंट की बात करें तो टूर्नामेंट में कार्लसन जो हैं वो पहले नंबर पर यहाँ पर आए हैं। अब इसी के बारे में और भी विशेष बातें कर लेते हैं, जैसे कि ये टूर्नामेंट में क्या क्या रहा। तो आपको बताएं कि सबसे पहले जो है वो पुरुष वर्ग में मैक्सन कार्लसन जो है, जो कि नार्वे के खिलाड़ी हैं, 16 पॉइंट लेकर इसके विजेता बने हैं। और अंतिम दौर में भारत के अर्जुन जो एरगेसी के साथ ड्रॉ करके इन्होंने 16 अंक प्राप्त किए थे। और यह उनकी लगातार 7वीं नार्वे चेस खिताब इनकी रही है, लगातार 7वीं बार रहा है। ठीक है, दूसरे नंबर पर यहां पर जो है वो फैबियानो करुआना यूनाइटेड स्टेट्स से हैं। इनके 15.5 यानी 15.5 पॉइंट्स यहां पर इनको मिले हैं। और तीसरे नंबर पर हमारे भारत के हैं डी गुकेश, इंडिया से 14.5 नंबर पर ये रहे हैं। तो यहां पर 1 2 3 आपको हमने बता दिया है। पहले नंबर पर कार्लसन याद रखेंगे, दूसरे नंबर पर फेबियानो करुआना, इनको याद रखेंगे, और तीसरे नंबर पर जो कि इंपोर्टेंट है वो हमारे भारत के डी गुकेश जो हैं, ये यहां पर तीसरे नंबर पर आए हैं। अब बात करते हैं कि महिला वर्ग में पहले नंबर पर कौन रही हैं। तो महिला वर्ग में जो है वो अन्ना मजुआचुक जो हैं ये पहले नंबर पर रही हैं। अन्ना मजुआचुक जो है वो पहले नंबर पर यहाँ पर रही है। दूसरे नंबर पर जो है वो ली टेंगजी जो है चाइना से हैं, वो रही हैं। पहले नंबर पर यूक्रेन से हैं, दूसरे नंबर पर चाइना से हैं, और तीसरे नंबर पर, ये इंपॉर्टेंट है, हम अगर ओवरऑल देखें पुरुष में या महिला में, तो तीसरे तीसरे नंबर पर पुरुष में भी भारत का नाम है और महिला में भी भारत का ही नाम है तीसरे नंबर पर। आप सभी को आवाज हमारी प्रॉपर मिल रही है ऐसा हमें उम्मीद है। एक बार यहां पर चेक कर लेते हैं कि आवाज आपको प्रॉपर आ रही है कि नहीं। हाँ, आवाज आपको प्रॉपर आ रही है कि नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं। चलिए, आवाज आपको प्रॉपर मिल रही है। ठीक है।
आगे बात करते हैं, महिला पुरुष की बात कर ली है। अब चूंकि तीसरे नंबर पर हमारे भारत के हैं, इनका नाम डी गुकेश है, तो इनके बारे में बात कर लेते हैं कि डी गुकेश की क्या उपलब्धियां रही हैं और इन्हें भारत में कौन कौन से पुरस्कार दिए जा चुके हैं। तो बात करें कि डी गुकेश का जो पूरा नाम है वो है डोमुरंजू गुकेश। इनका जो जन्म है 2006 में हुआ है। चेन्नई तमिलनाडु के ये रहने वाले हैं, मूल निवासी हैं। उपलब्धियां हैं कि 60वें नंबर के ग्रैंड मास्टर ये बने थे और भारत में तीसरे सबसे कम कम उम्र के ग्रैंड मास्टर ये बने हैं। थर्ड यंगेस्ट इंडियन ग्रैंड मास्टर हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। दूसरा कि इन्होंने 2023 में एशियन चेस फेडरेशन द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर का जो एक प्रमाण पत्र है, सर्टिफिकेट है, अवार्ड है, ये जीता है। और 2025 में इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। तो तीनों बातें याद रखनी है। 60वें नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं और तीसरे सबसे यंगेस्ट हैं। दूसरी बात, एशियन चेस फेडरेशन के द्वारा इन्हें प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड 2023 में मिल चुका है और 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी इन्हें मिल चुका है। तो याद रखेंगे, पहले नंबर पर कार्लसन रही हैं, तीसरे नंबर पर ये हमारे डी गुकेश रहे हैं। ओके, अब आगे बात करते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा है कि किस टेस्ट सीरीज का नाम बदलकर तेंदुलकर एंडरसन टेस्ट सीरीज रखा गया है। तेंदुलकर एंडरसन टेस्ट सीरीज, तो सचिन तेंदुलकर के नाम पर है और ये एंडरसन के नाम पर है टेस्ट सीरीज का नाम। और ये जो टेस्ट सीरीज का नाम होगा ये होगा ऑप्शन बी, भारत बनाम इंग्लैंड टेस्ट सीरीज। तो भारत बनाम इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का जो अब नाम होगा, इन दोनों खिलाड़ियों के नाम पर ये जाना जाएगा, तेंदुलकर एंडरसन टेस्ट सीरीज। इसमें कोई विशेष बात आपको ध्यान नहीं रखनी है, बल्कि थोड़ी सी बातें आपको यहाँ ये रखेंगे कि इससे पहले जो नई टेस्ट सीरीज का नाम है, अब इंग्लैंड और इंडिया के बीच खेले जाने वाली टेस्ट सीरीज को तेंदुलकर एंड एंडरसन ट्रॉफी कहा जाएगा। नामकरण का उद्देश्य है कि जो भारत का सचिन तेंदुलकर हैं और ये जो इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन हैं, इनको सम्मान देने के लिए यह नामकरण किया गया है। ठीक है, यह जो पहले सीरीज जानी जाती थी, जब इंग्लैंड में होती थी इसे पटौदी ट्रॉफी कहते थे, और जब यह भारत में होती थी तो इसे एंथोनी डी मेलो ट्रॉफी कहा जाता था। तो ये एक महत्वपूर्ण स्टैटिक का पोर्शन है, तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी कभी ये एक ट्रॉफी जब होती थी और जब ये इंग्लैंड में होती थी तो इसको पटौदी ट्रॉफी कहा जाता था, और जब भारत में ये होती है तो इसे एंथोनी डी मेलो ट्रॉफी कहते थे। लेकिन अब इसका नाम बदल दिया गया है। अब दोनों में क्या है, एक भारत का और एक इंग्लैंड का, दोनों के नाम पर इन्हें सम्मान देने के लिए तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी इसका नाम रखा गया है। इसकी शुरुआत जो है 20 जून से हो जाएगी, आने वाले समय में एक सप्ताह के बाद 20 जून से, और समाप्ति इसकी 4 अगस्त 2025 को होगी। यहाँ पर टोटल जो 5 टेस्ट मैच खेले जाएंगे। भारत की तरफ से अगर टेस्ट क्रिकेटर की बात करें जो कि कप्तान है, तो शुभमन गिल हैं जो कि टेस्ट के यहाँ पर कप्तान बनाए गए हैं। वाइस कैप्टन आप सबको पता होगा, ऋषभ पंत को बनाया गया है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। हाल ही में आरबीआई द्वारा रेपो दर में कितने बेसिस पॉइंट की कटौती की गई है। तो यहाँ पर रेपो रेट में बेसिस पॉइंट कम कर दिए गए हैं और ऐसा तीसरी बार हुआ है। तो यहाँ पर टोटल डायरेक्ट अगर हम कहें तो यहाँ पर 50 बेसिस पॉइंट आरबीआई के द्वारा यहाँ पर कम कर दिए गए हैं। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अब जो रेपो रेट होगा वो कितना होगा, 5.5 होगा। रेपो रेट क्या होता है, बैंक रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, एसएलआर, सीआरआर, एमएसएफ, एसडीएफ, इन सब के बारे में आप अगर डिटेल से जानना चाहते हैं तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां पर इकोनॉमिक्स की एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, उसमें जाकर मॉनेटरी पॉलिसी का चैप्टर पढ़िए, उसमें आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा कि ये क्या है, ये सब रेट्स क्या क्या होते हैं। बेसिकली आपको बताएं कि रेपो रेट को हम पॉलिसी रेट के नाम से भी जानते हैं, और अगर कभी भी आरबीआई इस रेपो रेट में बदलाव करती है तो ऑटोमेटिक बाकी सभी रेट भी घट जाते हैं। अगर हम उसकी बात करें एसएलआर की और सीआरआर की, तो इन कुछ रेट्स को छोड़कर बाकी सभी रेट, चाहे अब बैंक रेट हो चाहे कोई अन्य रेट हो, वो सभी रेट अब घट जाएंगे। तो 50 बेसिस पॉइंट की घटोतरी सब में हुई है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि यह तीसरी बार ऐसा हुआ है जब आरबीआई ने यह काम किया है। पहले 6% था, अब ये 5.5% कर दिया गया है, और ऐसा इसलिए क्योंकि अब इससे महंगाई कंट्रोल होगी। कहने का मतलब है कि मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई महंगाई को कंट्रोल करने के लिए बनाती है। अब इससे क्या फायदा होगा कि अगर हम इस रेपो रेट को कम कर देते हैं तो आरबीआई को कमर्शियल बैंकें जो लोन लेंगी आरबीआई से, अब वो सस्ता मिलेगा, और सस्ता मिलेगा तो लोन ज्यादा लेके आएंगे और सस्ता ही लाएंगे,
तो फिर मार्केट में भी सस्ता ही लोन बेचेंगे। इसका मतलब है कि मार्केट में लिक्विडिटी अब बढ़ने वाली है। कहने का मतलब है कि लोग ज़्यादा लोन लेंगे और अब खर्च बढ़ने वाला है। लोन सस्ता हो जाएगा, खर्च बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ पर डिमांड बढ़ेगी, इससे फायदा ये होगा कि उत्पादन है, इन्वेस्टमेंट है, ये भी बढ़ेगा और कह सकते हैं कि थोड़ी सी महंगाई भी बढ़ेगी। आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी और यहाँ पर आर्थिक विकास को यहाँ पर बढ़ावा मिलेगा, इसका ये फायदा है। अब हम यहाँ पर बता देते हैं आपको कि कौन कौन से रेट जो घट गए हैं। तो पॉलिसी रेट, जिसको अभी हमने कहा कि पॉलिसी रेपो रेट के नाम से भी जानते हैं, 5.5% हो गया है और बाकी सभी में अब आप जो देख रहे हैं सभी में आप पाएंगे कि सभी में यहाँ पर घटोतरी की गई है। एसडीएफ 5.25% कर दिया गया है और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो है वो आपकी 5.75% है और बैंक रेट, ये दोनों हमेशा एक ही रहते हैं। जितना बैंक रेट रहता है उतना ही एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रहती है। फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट में कोई कटौती नहीं की गई है, ये 3.35% ही है। सीआरआर और एसएलआर भी यहाँ पर सेम ही है। तो इनकी तीनों की बात करें तो ये सेम का सेम बना हुआ है फिलहाल, ठीक है भाई। तो कोई समस्या यहाँ तक किसी को नहीं है, मुझे लगता है कि ये आपको समझ में आ गया। इसके बारे में अगर डिटेल से समझना चाहते हैं तो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट में जाकर इसे विधिवत तरीके से पढ़ सकते हैं। अब आगे बात करेंगे, चौथा प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस देश की नई मुद्रा करेंसी में हिंदू बौद्ध मंदिर को दर्शाया गया है? और मुझे लगता है इसका अनुमान आप अगर लगाएंगे तो गलत ही लगाएंगे, क्योंकि ऐसा देश है जिससे उम्मीद नहीं है कि हिंदू बौद्ध मंदिर को वो दर्शाएगा और वो भी अपनी करेंसी में। श्रीलंका अगर कहें तो ये आंसर नहीं है, नेपाल कहें तो ये आंसर नहीं है, यहाँ पर आंसर बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश की करेंसी में अब क्या होने वाला है कि जो उनकी करेंसी आएगी उसमें हिंदू और बौद्ध मंदिर को दर्शाया गया है, जो कि एक बड़ी अनोखी बात है। हालांकि अभी फिलहाल की बात करें तो हमारे ज़्यादा अच्छे संबंध इस बांग्लादेश के साथ नहीं है। पहले शेख हसीना जब यहाँ पर प्रधानमंत्री थी तब हमारे बहुत अच्छे इनसे संबंध थे, लेकिन वहां पर आप देख रहे हैं कि तख्ता पलट हुआ और उसके बाद यहाँ पर अच्छे संबंध हमारे नहीं बने हैं। अब आगे देखते हैं, 5वां नंबर का प्रश्न है। सबको समझ में आ रहा है, मुझे उम्मीद है किसी को कोई समस्या नहीं होगी। अगर समस्या होती है तो आप हमें बीच में कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट को यहाँ रेगुलर वॉच कर रहे हैं। कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करिए, कमेंट करेंगे तभी तो आपका डाउट क्लियर होगा। अब अगला प्रश्न हमने लिया है 5वां अंतरराष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस, जिसको कहते हैं इंटरनेशनल आर्चिव डे, ऑब्जर्व कब किया जाता है, कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर 5 का जो है वो है आंसर 9 जून। तो 9 जून को हमेशा ये मनाया जाता है। ये दरअसल ये बताता है, ये अहमियत दिखाता है कि जो हमारे पास रिकॉर्ड्स होते हैं उनका क्या महत्व है। आज अगर आप पुराने रिकॉर्ड्स को देखते हैं तो आपको उनका महत्व पता चलता होगा। वही यहाँ पर महत्व दर्शाने के लिए 9 जून को हर साल यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर 6 नंबर का प्रश्न है कि भारत की पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन सी बनी है जिसने प्रत्यक्ष ऋण सुविधा शुरू की है? तो यहाँ पर एक लोन शुरुआत की है जो कि डायरेक्ट लोन देगा और वो एक ई कॉमर्स कंपनी है, डिलीवरी वगैरह देने का काम करती है, जैसे कि अमेजोन है, मिंत्रा है, स्नैपडील है, फ्लिपकार्ट है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, बट आपको बता दें और ये आपको याद रहेगा, आसान भी है, बट ये पहली ऐसी कंपनी है जो डायरेक्ट यहाँ पर ऋण देने का काम करेगी, लोन बांटने का काम करेगी। और लोन बांटने का जो काम करती हैं या तो वो बैंक करती हैं या फिर एनबीएफसी करती हैं, जिसको हम बोलते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। यानी ऐसी कंपनी जो बैंक तो नहीं है लेकिन बैंक के जैसे काम करती हैं, जैसे लोन बांटने का काम, एफडी करवाने का काम, ये सब काम करती हैं। बस इनको ये प्रोवाइड नहीं करवाया जाता, इनको ये अथॉरिटी नहीं होती है कि वो सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट खुलवा सके, तो ये पावर इनके पास नहीं होती है। अदरवाइज इनको काफी सारी पावर्स मिल जाती हैं एनबीएफसी को बैंक की तरह काम करने की। तो यहाँ पर ये कंपनी जो बनी है इसका नाम है फ्लिपकार्ट। बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रश्न रहेगा, एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो आपको ध्यान रखना है कि फ्लिपकार्ट एक ऐसी कंपनी बनी है जो कि आने वाले भविष्य में अब लोगों को डायरेक्ट लोन भी प्रोवाइड कराएगी। अब अगला प्रश्न हमारा 7वां प्रश्न देख रहे हैं हम। देखिए रैपिड यहाँ पर कराते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। 20 से 22-25 मिनट में आपका पूरा 7 दिन का कवर हो जाए, ऐसे हम यहाँ पर करवाते हैं। और जो भी उसके साथ में स्टैटिक पोर्शन बन सकता है वो भी आपको साथ के साथ में कवर कराते हुए चलते हैं, जिससे कि आपका करंट अफेयर तो तैयार हो ही हो, उसके साथ में आपका उससे संबंधित स्टैटिक जीके भी तैयार हो जाए। तो यहाँ पर अगला प्रश्न लेते हैं। 7वां प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा सभ्यताओं के बीच संवाद के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस पहली बार कब मनाया गया? तो पहली बार मना है, इसलिए यहां पर इंपोर्टेंट है,
इस बार का पहला ये दिवस है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। 7वां जो प्रश्न आप देख रहे हैं इसका आंसर है ऑप्शन सी 10 जून। तो 10 जून को संयुक्त राष्ट्र द्वारा सभ्यताओं के बीच, तो एक सभ्यता है जैसे पहले के जमाने में याद करिए इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ करती थी, और एक आप मिस्र की सभ्यता देख रहे थे। तो अगर इन सभ्यताओं के बीच आपसी एक संवाद होगा, एक दूसरे के वेशभूषा, एक दूसरे से वार्तालाप, एक दूसरे की संस्कृति को समझ पाएंगे, उसी के लिए यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस ने ये दिवस की शुरुआत की है, जो कि दिवस कौन सा है, 10 जून 2025। 10 जून 2025 को ये पहली बार मना है। तो यहाँ पर आप इसको ध्यान रखेंगे, इसे आप अंडरलाइन करेंगे, इंपोर्टेंट बनाएंगे। बहुत इंपोर्टेंट ये प्रश्न है, पूछा जा सकता है डेज में। अगर आप डेज से संबंधित सारी तैयारी करना चाहते हैं, जनवरी फरवरी से लेकर दिसंबर तक के सभी महत्वपूर्ण डेज को याद करना चाहते हैं, तो प्लेलिस्ट बना दिया है स्टैटिक जीके का। उस स्टैटिक जीके के प्लेलिस्ट में सबसे पहले आपको डेज ही करवाए जा रहे हैं, तो उनको आप मंडे टू फ्राइडे वो आपको प्रोवाइड होगा, तो उसे जरूर फॉलो करते रहिए। आपके कंठस्थ एक नंबर वहां से बन जाएंगे। एग्जाम में एक डे कंफर्म आता ही आता है, तो डे भी आपके कवर हो जाएंगे। उसके बाद उसी स्टैटिक जीके के पोर्शन में हम आपको नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, या फिर टाइगर रिजर्व्स हैं, भारत के एयरपोर्ट्स हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सारा सिलेबस हम स्टैटिक जीके का उसमें करवाएंगे। तो उसे आप सेव कर लीजिए प्लेलिस्ट में जाकर, हमने डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट दे दिया है, उससे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहां पर अगर बात करें कि अगला 8वां प्रश्न हमारा क्या है, तो आईसीसी हॉल ऑफ द फेम के में शामिल किए गए 11वें भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं। देखिए इसमें जो है, जो यहाँ पर आप हॉल ऑफ फेम जो देख रहे हैं, यहाँ पर उन खिलाड़ियों को शामिल किया जाता है जिनका कहीं ना कहीं इस क्रिकेट में बहुत बड़ा योगदान रहा है। और अब तक ये 10 खिलाड़ी हुआ करते थे, जिनमें कपिल देव भी शामिल थे, और पुराने खिलाड़ियों में भी बड़े बड़े खिलाड़ी यहाँ पर शामिल थे। लेकिन बात करते हैं कि अब नया किसे शामिल किया गया है, तो आपको बातों से समझ में आ गया होगा, कपिल देव तो यहाँ आंसर नहीं है, कपिल देव को पहले ही शामिल कर लिया गया था। यहाँ पर नया जो शामिल किया गया है वो MS धोनी को यहाँ शामिल किया गया है। तो 11वें खिलाड़ी, यानी टोटल अगर देखें हॉल ऑफ फेम में 11 खिलाड़ी अब टोटल हो चुके हैं, और 11 खिलाड़ी वो खिलाड़ी हैं जिनका इन क्रिकेट में बहुत बड़ा योगदान है। अब वो हमारे कुछ भारत के भी और कुछ विदेशी भी हैं। अगर बात करें क्या है, तो हमने आपको बता दिया, यह एक तरह की गौरवशाली सूची है, प्रेस्टिजियस एक लिस्ट होती है जिसमें उन खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाता है जिनकी उपलब्धियां, नेतृत्व और प्रदर्शन ने क्रिकेट के इतिहास को समृद्ध किया है, उनको यहां पर शामिल किया जाता है। सबसे पहले अगर बात करें तो 3 लोगों को एक साथ यहां पर शामिल किया गया था सन 2009 में। तो वो कौन कौन थे, एक है विशन सिंह बेदी, कपिल देव और सुनील गावस्कर। 3 भारतीय यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, कपिल देव, सुनील गावस्कर और विशन सिंह देवी, 2009 में ये मेल है, इनको शामिल किया गया। उसके बाद 2015 में अनिल कुंबले को शामिल किया गया, 2018 में राहुल द्रविड़ को शामिल किया गया, 2019 में सचिन तेंदुलकर को शामिल किया गया, और 2019 वही वर्ष है जब आप सबको याद होना चाहिए कि इन्हें भारत में भारत रत्न भी प्रोवाइड करवाया गया। तो यहाँ पर सचिन तेंदुलकर के लिए ईयर बहुत अच्छा था। उसके बाद 7वें नंबर पर बिन मार्कड है जो कि 2021 में मिला, और 8वें नंबर में इनको शामिल किया गया डायना एडुलजी को, और वीरेंद्र सहवाग भी इसमें शामिल है 9वें नंबर पर, और 10वें नंबर पर है नीतू डेविड 2023 में। 2023 के बाद 2025 में, 24 में कोई शामिल नहीं हुआ है, 2025 में यहाँ पर MS धोनी यहाँ पर शामिल हुए हैं। तो आपको क्या याद रखना है कि टोटल 11 खिलाड़ी हैं, जिसमें से महेंद्र सिंह धोनी 11वें खिलाड़ी बने हैं और इनको शामिल किया गया है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो कई भारतीय हैं और कुछ विदेशी भी हैं। कुल मिलाकर के विश्व के ऐसे खिलाड़ियों को शामिल किया जाता है जिन्होंने क्रिकेट के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान और प्रदर्शन किया हो। आगे बात करेंगे, अगला प्रश्न यहां पर लेंगे कि भारत की किस अभिनेत्री को हाल ही में मालदीव का ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अभी कुछ ही समय पहले आपको सबको पता होगा कि मोहम्मद मोइजुद्दीन ये जो है यहाँ के मालदीव के राष्ट्रपति हैं, मोइजू जिनको कहा जाता है। उनसे हमारा आपसी विवाद हुआ भारत का, जब भारत में लक्षद्वीप को विकसित किया जा रहा था, लक्षद्वीप को प्रेरित किया जा रहा था लोगों को कि वहां पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाएं और अपने देश के लोग अपने देश में ही मतलब टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सब किया गया था। लेकिन अब ये विवाद तो शांत हो गया है, लेकिन अब भारत की ही एक अभिनेत्री को इन्होंने अपना ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर नियुक्त किया है, जो कि इनकी एक रणनीति है। और मुझे लगता है कि मालदीव को छोड़कर लक्षद्वीप पर
लोगों को फोकस करना चाहिए। एचडीएफसी बैंक भी पहला बैंक बना जिसने अपनी ब्रांच लक्षद्वीप में खोली है। लक्षद्वीप बहुत ही सुंदर है, हमें लक्षद्वीप जाना चाहिए। मालदीव दूसरा देश है हमारा, उस देश हमारी वजह से, हमारे टूरिज्म की वजह से उस देश का विकास हो रहा है, उस देश को ही पैसा मिलता है, लेकिन यह देश चाइना की तरफ रुख करता है, चाइना का शागिर्द बन जाता है। तो यहाँ पर आपको बताएं इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा, कैटरीना कैफ। कैटरीना कैफ को ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर नियुक्त किया गया है मालदीव का। ठीक है, कैटरीना कैफ। आगे बात करते हैं, माले उसकी जो है कैपिटल है। सब जानते हैं मालदीव के बारे में, हम कई बार पहले भी पढ़ा चुके हैं। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां हमारा क्या है कि भारत का कौन सा शहर हाल ही में लियोपार्ड कैपिटल ऑफ इंडिया बना है। अभी नया बना है लियोपार्ड के लिए। हालांकि आप जानते हैं हिमतेंदुआ बड़ा फेमस है जम्मू कश्मीर का, लेकिन यहाँ पर जो बना है वो आप ध्यान रखेंगे बेंगलोर, यहाँ पर बेंगलोर यहाँ बना है। यहाँ बेंगलोर में टोटल अगर बात करें तो 80 से 85 यहाँ पर जो लियोपार्ड हैं वो पाए गए हैं। इससे पहले मुंबई को पहले जो माना जाता था लियोपार्ड कैपिटल ऑफ इंडिया, वो मुंबई को माना जाता था, लेकिन अब ये बेंगलोर बन चुका है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और कई बार क्या होता है कि एग्जामिनर जो है ऐसे ही प्रश्न पूछ लेता है कि लियोपार्ड कैपिटल ऑफ इंडिया कौन है, उसमें ऑप्शन मुंबई भी देगा, उसमें ऑप्शन बेंगलोर भी देगा। अब चूंकि बहुत से लोग मुंबई पढ़ चुके हैं तो मुंबई को टिक लगा देंगे। इसका मतलब ये है कि ये क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो करंट अफेयर में बेंगलोर आंसर सही होगा। तो बेंगलोर को राइट मानना है, मुंबई को नहीं। तो बात ध्यान रखेंगे, अपडेट करके चलेंगे खुद को। यहाँ पर देखिए कि लियोपार्ड कैपिटल ऑफ इंडिया बेंगलोर को घोषित किया गया है। बेंगलोर को हाल ही में ये बनाया गया है। अगर बात करें कि इसमें टोटल जो है सर्वे के अनुसार 80 से 85 तेंदुए पाए गए हैं। इससे पहले 54 तेंदुए जो हैं वो बन्नरहट्टा नेशनल पार्क में कर्नाटक में है, सबसे ज्यादा हैं, और बाकी के आसपास के जंगल में हैं। तो कुल मिलाकर इतने हैं। इससे पहले मुंबई को कहा जाता था जहां पर 54 तेंदुए पाए गए। और ये सब जो किया है इन्होंने कैमरे की मदद से किया है, उनको काउंटिंग की है। तो कुल मिलाकर आपको ये ध्यान रखना है कि अब लियोपार्ड कैपिटल ऑफ इंडिया कौन बन चुका है, बेंगलोर बन चुका है। अगला प्रश्न लेंगे यहां पर 11वां प्रश्न है। जस्ट अ सेकेंड। वो आंसर होगा पहले क्वेश्चन पढ़ देते हैं। डी गुकेश को पीछे छोड़कर भारत का सबसे उच्च रेटिंग वाला शतरंज खिलाड़ी कौन बना है, तो वो बना है अर्जुन एरिगैसी। अर्जुन एरिगैसी जो है वो यहाँ पर पहले नंबर पर आ चुके हैं, यानी ये पहला नंबर है इसका। अब बात करते हैं इसी के बारे में, ये इमेज है इसकी। और टोटल अगर बात करें अर्जुन एरिगेसी का, ध्यान रखना यहाँ पर एग्जाम में पूछ सकता है, अर्जुन एरिगेसी सबसे उच्च रेटिंग वाले शतरंज खिलाड़ी ये बन चुके हैं। और इसकी रेटिंग जो है वो 2782 पहुंच चुकी है। जबकि जो डी गुकेश है उसकी जो रेटिंग थी वो 2776 है। हालांकि रेटिंग आपको ध्यान नहीं रखनी है, वो आपको केवल एक रैंक ध्यान रखनी है। अगर अर्जुन एरिगेसी की टोटल रैंक की बात करें तो भारत में पहली है और विश्व में यहाँ पर तीसरी है। जो कार्लसन है वो पहले नंबर पर आता है और हिकारू जो है नाकामुरा जो है वो दूसरे नंबर पर है। इनके बाद अर्जुन एरिगेसी है और उसके बाद डी गुकेश यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये 5वीं रैंक टोटल वर्ल्ड में है और भारत में दूसरी रैंक है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है। हमने आपको जो जो बताया है रैंकिंग से संबंधित, आप रैंकिंग से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो अर्जुन एरिगेसी का नाम याद रखना, ये पहले नंबर पर है। और मुझे लगता है जब ये प्रश्न पूछा जाएगा तो ज्यादातर डी गुकेश का टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। डी गुकेश यहाँ पर आंसर सही नहीं होगा। ध्यान देना, पहले नंबर पर रैंकिंग में जो आता है वो हम एरिगेसी का नाम बात कर चुके हैं। भारत का पहला सोचने वाला उपग्रह कौन लॉन्च करेगा? भारत का पहला जो उपग्रह है वो कौन लॉन्च करेगा? कौन लॉन्च करेगा मतलब कि यहाँ पर कौन लॉन्च कर रहा है? नासा लॉन्च कर रहा है, पिक्सल लॉन्च कर रहा है, ध्रुवा स्पेस लॉन्च कर रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी है टेक मी टू स्पेस, यहाँ पर इसे लॉन्च करेगा। और ये पहला भारत का ऐसा उपग्रह होगा जो सोचने वाला, थिंकिंग उपग्रह यहाँ पर होगा। अब बात कर लेते हैं कि भारत का पहला एआई सक्षम थिंकिंग सैटेलाइट है। इस उपग्रह को हैदराबाद
स्थित स्टार्टअप टेक मी टू स्पेस द्वारा विकसित किया गया है और सितंबर 2025 में इसरो द्वारा पीएसएलवी एसएसएलवी रॉकेट के माध्यम से अंतरिक्ष में लॉन्च किया जाएगा। आने वाले समय में इसका लॉन्च होगा। और ये थिंकिंग सैटेलाइट का मतलब ये होता है कि डेटा का विश्लेषण यानी प्रोसेसिंग करेगा और जैसे पर्यावरण में क्या बदलाव हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कितना हो रहा है, वन कटाव इत्यादि यहाँ पर एनालाइज करके ये जो है ये जानकारी जो है धरती पर भेजेगा। तो ये इसका मतलब है थिंकिंग सैटेलाइट का। ये हमने यहाँ पर इमेज आपको दिखाया थिंकिंग सैटेलाइट का। अब आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि पद्म श्री से सम्मानित मैंगो मैन कलीमुल्लाह खान ने अपनी नई आम की किस्म किस नेता के नाम पर रखी है? देखिए कई बार ये रख चुके हैं, पहले भी, इससे पहले भी रख चुके हैं, लेकिन सवाल यह है कि अब कौन किसके नाम पर रखी है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। आपका आंसर होगा नरेंद्र मोदी, तो नरेंद्र मोदी यहाँ पर आंसर नहीं है, वो गलत है। आपका आंसर होगा राजनाथ सिंह, वो आंसर बिल्कुल सही होगा। राजनाथ सिंह के नाम पर यहाँ पर एक नया इन्होंने आम का नाम रखा है। अब बात करते हैं कि मैंगो मैन यूपी स्पेशल की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान देंगे कि मैंगो मैन के नाम से उत्तर प्रदेश में किसे जाना जाता है, तो ध्यान रखना लखनऊ के हैं जिनका नाम है कलीमुल्लाह खान। मैंगो मैन के नाम से ये प्रसिद्ध हैं और इन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नाम पर राजनाथ मैंगो का नाम रखा है। कलीमुल्लाह खान को पद्म श्री से सम्मानित किया जा चुका है। इससे पहले भी इन्होंने कुछ आम की जो नई किस्म उगाई थी उनके नाम जो है सचिन तेंदुलकर, ऐश्वर्या राय, सोनिया गांधी और नरेंद्र मोदी के नाम पर ये ऑलरेडी रख चुके हैं। ठीक है, तो ये अभी जो रखा है वो राजनाथ सिंह के नाम पर है। 300 से ज्यादा किस्म ये उगा चुके हैं। और याद रखना यूपी स्पेशल में ये प्रश्न पूछता है कि मलिहाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? आम के लिए प्रसिद्ध है और ये लखनऊ का क्षेत्र है मलिहाबाद। मलिहाबाद यूपी स्पेशल यूपी जीके में आप लोगों को ध्यान रखना होगा। मलिहाबाद आम के लिए यहाँ पर फेमस है। कलीमुल्लाह खान मैंगो मैन के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं रंग बिरंगे इन्होंने जो आम ले रखे हैं, ये नई नई किस्म के आम उगाते रहते हैं। अब आगे बात करेंगे। 14वां प्रश्न है कि विश्व रक्तदाता दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल, 1 दिसंबर, 14 जून, 5 मई। तो यहाँ पर जो आंसर है वो है 14 जून। 14 जून को हर साल जो मनता है वो मनता है कौन सा दिवस? यहाँ पर मनता है विश्व रक्तदाता दिवस। याद रखेंगे, ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जा रहे हैं भाई। और प्लेलिस्ट में हमने स्टैटिक जीके के में करवा दिया है, वहां पर आप इसे फॉलो करते रहिए। स्टैटिक जीके मंडे टू फ्राइडे आपको शाम को 8:30 बजे एक लेक्चर आपको प्रोवाइड होता रहेगा। उतना नोट करते रहिए। स्टैटिक जीके तकरीबन 8 से 10 सवाल, 8 से 12 सवाल एग्जाम में आते हैं, तो वो आपके कवर हो जाएंगे, जो कि सिलेक्शन दिलाने में पूरी तरह आपकी मदद करेंगे। आगे बात करते हैं। हाल ही में विजय रूपाणी का एयर इंडिया की फ्लाइट दुर्घटना में निधन हो गया है। यह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो ये मुख्यमंत्री जो है वो गुजरात के थे और इनके बारे में कहा जा रहा है अभी जो हाल ही में गुजरात में एक प्लेन जो दुर्घटना हुई है जिसमें बहुत सारे लोग 200 प्लस लोग मारे जा चुके हैं, केवल एक आदमी जिंदा बचा है और उसकी सीट का जो नंबर है वो 11A था। 11A वाला केवल जिंदा बचा है, जो कि इमरजेंसी एग्जिट के पास में उसकी सीट थी। केवल वही जिंदा बचा है, बाकी सभी लोग इसमें मर चुके हैं। बहुत ही भयानक एक ये दुर्घटना हुई है जिसमें कि जो उड़ने वाला था उसे थ्रस्ट नहीं मिला है, मतलब उसे पावर नहीं मिली थी और वो वहीं की वहीं बैठता चला गया। यानी जैसे ही उसने टेक ऑफ किया उसके 40 सेकंड के भीतर वो उसी बिल्डिंग में, जो वहाँ पर मेडिकल हॉस्टल की एक बिल्डिंग थी, उसमें जाकर टकरा गया। बहुत सारे मेडिकल के छात्र मारे गए। एक ही बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक एक कहानी ये रही है। और आपको बताएं कि एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी ये बता रहे हैं कि जो यहाँ पर हमने विजय रूपाणी का नाम लिया है, विजय रूपाणी के बारे में बता रहे हैं कि इन्होंने जो अपनी इनके पास जितनी भी कारें थी, जितनी भी गाड़ियां थी, उन सब का नंबर जो था वो 1206 रखा करते थे ये। चाहे उनकी कार हो, चाहे उनकी कोई पर्सनल कोई भी व्हीकल हो, टू व्हीकल हो, टू व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, कोई भी हो, उसका नंबर जो है 1206 ये रखा करते थे। कहते थे ये लकी नंबर है मेरे लिए, और इसीलिए इन्होंने इस तारीख का चुनाव किया और ये इस तारीख से लंदन जा रहे थे। तारीख भी देखिए 12/6 है, 12/6 तारीख है। तो यहाँ पर इनकी डेथ हो जाती है 12/6। तो मतलब कहते हैं कि जो इनके लिए लकी नंबर था वही इनके लिए सबसे अनलकी नंबर भी बना। एक बात और आपको बताएं, एक थाई एरोप्लेन था, जो कि थाई एरोप्लेन, ये बात है 1998 की। ये एरोप्लेन जब उड़ा तो इसमें 101 लोग जो है
टोटल मारे गए थे, इसमें से एक आदमी जिंदा बचा। 101 जो है वो मारे गए, 102वां जो आदमी था वो जिंदा बचा और उसकी सीट का नंबर भी 11A था। अब ये क्या है हमें नहीं पता। 11A इस सीट वाला भी बचा है, 11A उस सीट वाला भी बचा जो थाई 1998 में जो वहां से थाईलैंड से उड़कर एक फ्लाइट जा रही थी। ये क्या है, या हो सकता है कि ये रूमर्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 1206 वाली कहानी तो सही है, लेकिन 1998 वाली जो कहानी है उसमें एक व्यक्ति बचा, की सीट नंबर 11A थी, वो जिंदा बचा। ये क्या कहानी है, सत्य है कि नहीं, ये आपका काम है, आप इसे चेक करिएगा, बाकी हमने आपको बता दिया। आगे बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमने यहाँ पर लिया है कि जीडीपी की गणना के लिए नया आधार वर्ष क्या होगा। देखिए, रियल जीडीपी होता है एक, और एक नॉमिनल जीडीपी होता है। तो ये दो प्रकार के जीडीपी हैं। इन जीडीपी में नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी जो होता है, जब आप रियल जीडीपी निकालते हैं तो वहां पर एक ईयर की जरूरत पड़ती है और एक बेस ईयर होता है। वो बेस ईयर को चुनाव करने का जो अधिकार है वो सरकार को है और विपक्ष को है। ये दोनों मिलकर बेस ईयर का चुनाव करते हैं। जब कभी ज्यादा महंगाई या कभी ज्यादा सस्ता न रहा हो, उस समय के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, रेट्स होते हैं, उन्हीं को कैलकुलेट हर साल किया जाएगा। अभी तक ये बेस ईयर 2011-12 हुआ करता था, 2011-12, और ये चुनाव जो है 2015 में हमने किया था। लेकिन अब आप देख रहे हैं 2025 में हमने चुनाव कर लिया है और ये बेस ईयर जो है 2022-23 यहाँ पर अब रहेगा। और इसकी जो गणना है, इसकी जो कैलकुलेशन है, वो आने वाले समय में 2026 से होगी। ये बात इंपॉर्टेंट है। हमने जीडीपी को इकोनॉमिक्स की क्लास में विधिवत तरीके से पढ़ा दिया है, कैसे जीडीपी निकाला जाता है, जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, एनएनपी, एनडीपी ये क्या होता है, इन सबको एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझा दिया है। आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, सब कुछ विधिवत तरीके से समझाया है। बस उसमें आपको अपडेट क्या करना है कि पहले ये बेस ईयर जो है वो 2011-12 होता था, लेकिन अब आने वाले समय में 2026 से ये जो होगा वो करंट अफेयर का पॉइंट आपको मिल गया है, वो है 2022-23। 2022-23 यहाँ पर अब ये जो है नया बेस ईयर होगा। तो मुझे लगता है कि आपका कंफ्यूजन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, यानी इस वर्ष कौन सा किया जा रहा है, इस वर्ष तो 2011-12 का फाइनेंशियल ईयर ही हम यहाँ पर बेस ईयर ले रहे हैं, लेकिन आने वाले जो कैलकुलेशन होगी 2026 से, उसमें जो होगी 2022-23 की कैलकुलेशन होगी। तो मुझे लगता है ये बात भी आप समझ चुके हैं, किसी को कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। लागू कब होगा, 2026 से ये लागू होगा, ये फाइनेंशियल ईयर जो शुरू हो रहा है। क्रिस्टल क्लियर है। 2011-12 से बदलकर अब 2022-23 इसे कर दिया गया है। अगला प्रश्न हमने यहां पर लिया है, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न ये है, क्योंकि पहले ऐसे भारतीय हैं जिन्हें यहां पर एक ऐसा पद ये देखने को मिल रहा है। हाल ही में अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, भारत के बहुत बड़े बड़े डॉक्टर अमेरिका में आपको देखने को मिलेंगे, उसका अध्यक्ष पहली बार किसी भारतीय को बनाया गया है और वो हैं डॉक्टर श्रीनिवास मुक्कमाला। डॉक्टर श्रीनिवास मुक्कमाला को यहां पर बनाया गया है इसका अध्यक्ष। ये पहले ऐसे भारतीय मूल के पहले ऐसे व्यक्ति होंगे जो कि वहां पर ये ऐसा पद संभालेंगे। तो यहां पर ये आपको समझ में आ गया है। अब बात करते हैं डॉक्टर श्रीनिवासन मुक्कमाला के बारे में। ये पहले ऐसे व्यक्ति होंगे भारतीय मूल के जो अध्यक्ष बने हैं, और इन्होंने जो है टोटल नंबर अगर बात करें तो 180वां अध्यक्ष इन्हें बनाया गया है। और ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं, मतलब नाक, कान और गले के ये स्पेशलिस्ट हैं और यूएस सिटीजन हैं। हालांकि मूल रूप से ये भारतीय नागरिक हैं, भारत के रहने वाले थे, आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित थे। ठीक है भाई। अब बात करते हैं अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन की। तो ये 1847 में इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर जो है वो शिकागो, संयुक्त राज्य अमेरिका में है इसका, और एक चिकित्सा संगठन के लिए बहुत बड़ा एक संस्था ये ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है। ये बात हम यहाँ पर बता चुके हैं आपको। अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, कोई सुझाव है, कोई शिकायत है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आपके कमेंट का जवाब 100% देंगे। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है, तो भैया सब्सक्राइब कर लो। कब करोगे सब्सक्राइब? अभी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि ब्लैक बेल आइकन को प्रेस करने का फायदा ये होगा कि जो भी हमारे लेक्चर्स आएंगे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। अगर लेक्चर पसंद आया है तो उसे लाइक जरूर करें, और आपके फ्रेंड्स जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसे प्लेलिस्ट फॉरवर्ड करिए, प्लेलिस्ट को सेव करके रखिए, उसी में लेक्चर्स ऐड होते चले जाएंगे। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर फॉलो करने का फायदा ये होगा, ज्वाइन करिए। ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको हम इसी टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट आप उसे कलेक्ट कर पाएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी।
ठीक है, बाकी लेक्चर के लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।